नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और मेरे कार्यक्रम व्हाट डज दिस डेटा से या ये डेटा क्या कहता है के एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस के नतीजों को आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले ली। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी में एक डर का माहौल बना हुआ है। उन्हें ये खतरा हमेशा से है कि कभी भी मोदी की सरकार गिर सकती है। इसलिए हर राजनेता, हर पॉलिटिशियन पर कड़ी निगाह रख ली जा रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर। वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं आ रहे, ये सारी बातों का एनालिसिस बीजेपी करती आ रही है। और इसी राजनीतिक हलचल के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने जो डेटा निकल के आया है 2024 के चुनावों का, उसको एनालाइज अभी नहीं किया है। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सीख लेनी चाहिए, ये काम अभी राजनीतिक दलों के लिए बाकी है। मैंने भी थोड़ा बहुत ही डेटा एनालाइज किया है, लेकिन जितना किया है उसके अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी अपने पुराने स्वरूप में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। ना हम लोगों को उनका 56 इंच का सीना फिर से दिखेगा, ना ही दिन में वो 3-3 बार कपड़े बदलेंगे, ना ही चीख-चीख कर बोलेंगे कि एक अकेला सब पर भारी, और ना ही संसद में लोकसभा के सदस्यों को फिर से निलंबित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिससे ये साबित होगा कि बीजेपी का इतनी कमजोर हो गई है कि अब वो आने वाले कुछ साल तक उसके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। जिस स्थान पर अभी बीजेपी पहुंची है, वहां से अगले कुछ महीनों में वो नीचे की तरफ ही जाएगी। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो मोदी जी हैज वन ए फ्यू बैटल्स दिस टाइम बट लॉस्ट द वॉर। मोदी काल का अंत भी शुरू हो चुका है। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर बात मोदी जी के बारे में कर रहा हूँ। सनसेट मोदी जी का आ चुका है, ना कि बीजेपी का। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की तरह ये बिहेव करती रहेगी, ऊपर नीचे आने वाले सालों में ये चलती जाएगी। इससे पहले कि अब मैं आगे आपको डेटा दिखाऊं, हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है। आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। मैंने आज की अपनी एनालिसिस में 4 स्टेट सेलेक्ट किए हैं: कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मेरा ऐसा मानना है कि ये 4 स्टेट्स बीजेपी का जो गढ़ है, उनमें ये गिने जाते हैं। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश भी हैं, लेकिन मैंने वो अपनी एनालिसिस से बाहर रखे हैं क्योंकि इस बार उन 2 स्टेट्स में बीजेपी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट्स दोबारा से बीजेपी को मिल गई हैं। यहाँ पर मैं 2019 के नतीजे दिखा रहा हूँ इन 4 स्टेट्स के। कर्नाटक में 28 में से 25 सीट्स बीजेपी को मिली थी। महाराष्ट्र में 48 सीट होती हैं जिसमें से 13 बीजेपी को गई थी और 18 उनके सहयोगी शिवसेना को गई थी। कुल मिलाकर 41 सीट आई थी। राजस्थान 25 में से 24 और उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 और शायद 1 या 2 सीट उनके सहयोगी दल अपना दल को गई थी। तो कुल इन 4 स्टेट्स में 181 181 लोकसभा की सीट्स थी, उसमें से 134 134 सीट्स बीजेपी ने जीती थी। अब ये मैप ऊपर के 2019 के कंपेयर करिए 2024 के मैप्स से, जो नीचे मैंने दिखाए हैं इन्हीं राज्यों के लिए। ये रंग जो बदले हैं, यही पूरी कहानी है बीजेपी की और मोदी जी की। जो आप सैफरन या ऑरेंज कलर 2019 में चारों तरफ इन 4 राज्यों में देख रहे थे, वो 2024 में बहुत कम हो गया है। यहाँ पे बीजेपी का कलर ये पिंकिश शेड में दिखाया गया है। अगर आप यूपी देखेंगे तो सैफरन लगभग आधे से भी कम हो चुका है। इस टेबल में मैंने दिखाया है कि पिछले 3 इलेक्शन 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी और कांग्रेस की कितनी सीट्स आई थी।
जैसा मैंने अभी कहा 2019 में 134 सीट्स आई थी 181 में से, जो घटकर 2024 में 73 हो गई है, 73 आउट ऑफ 181। यानी कि केवल 40% सीट्स अब बीजेपी के पास हैं इन 4 बड़े राज्यों में। और उधर कांग्रेस, जो पिछले इलेक्शन 2019 में केवल 2% सीट्स थी कांग्रेस के पास, 3 आउट ऑफ 181, उनके पास अब 36 सीट्स हैं। तो इनका शेयर सीट्स का बढ़कर अब 20% हो गया है। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर का ग्राफ। केवल पिछले 2 इलेक्शंस आप ध्यान से देखिएगा। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.7% था। ये करीब 1% घट गया, 36.56, 36.56% हो गया। और उधर कांग्रेस का वोट शेयर 19.67% था 2019 इलेक्शन में, जो बढ़कर लगभग 1.5% बढ़ा है, 21.19% हो गया। कई बीजेपी सपोर्टर्स का ऐसा मानना है कि क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा कम नहीं हुआ, लगभग 1% ही कम हुआ है, तो इस वजह से बीजेपी की सपोर्टर्स ने बीजेपी को ही वोट किया है और कांग्रेस के सपोर्टर्स ने ज्यादातर कांग्रेस को ही वोट किया है। लेकिन जब हम इस डेटा को थोड़ा और एनालाइज करेंगे, तब आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यही बीजेपी का वोट शेयर जब आप इन 4 स्टेट्स में देखेंगे, जो यहाँ मैंने टेबल में दिखाया है, तो अगर आप 2019 और 2024 का वोट शेयर का डिफरेंस लें, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है 8.6% से। महाराष्ट्र में 1.6% से गिरा है। राजस्थान में 9.8% वोट शेयर में कमी आई है। और कर्नाटक में 5.7% वोट शेयर बीजेपी का गिर गया है। 2019 तक ये बीजेपी के गढ़ माने जाते थे और इस इलेक्शन में एवरेज लगभग 7-8% वोट शेयर बीजेपी का कम हुआ है इन 4 राज्यों में। यानी कि ये वोटर्स कहीं और जाके इन्होंने वोट दिया है। और ये केवल इसलिए नहीं होता है कि ऑपोजिशन की यूनिटी बन जाती है, तब इतना बड़ा शिफ्ट वोट शेयर का नहीं होता है। ये केवल तब होता है जब लोग आपसे नाराज हों और आपको वोट नहीं देना चाहते। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी का अपना वोट शेयर या कांग्रेस का अपना वोट शेयर देखने से क्या फायदा है। हमें एनडीए का वोट शेयर देखना चाहिए और इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर देखना चाहिए, फिर कंपेयर करना चाहिए। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, लेकिन जब आप ये वोट शेयर देखेंगे, तो बीजेपी की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। ये एक काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ पे आप एनडीए और इंडिया का वोट शेयर देख रहे हैं। 2024 का तो सीधे सीधे है। एनडीए का वोट शेयर 43% है और इंडिया का 41%, केवल 2% वोट्स का फर्क है। और इसीलिए सीट्स में भी ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन इससे पहले का जो डेटा है, ये मैंने कैलकुलेट किया है। मैंने किया ये है कि इंडिया गठबंधन अगर 2009, 14 और 19 में भी अगर इकट्ठे इसी तरह लड़ते, तो क्या सिचुएशन होनी थी वोट शेयर की। तो 2019 में इंडिया गठबंधन 38% वोट शेयर था और एनडीए का 45 होना था। 2014 में इंडिया गठबंधन अगर ऐसे ही लड़ता, तो मोदी जी पावर में नहीं आ पाते। उस समय इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 42% था और 39% एनडीए का था। जाहिर है कि सीट्स भी मोदी जी की काफी कम आती। और खैर 2009 में तो यूपीए की सरकार थी, तो वो डेटा दूसरा ही है। अगर आप एनडीए और बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे पिछले 4 इलेक्शन में, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ही सबसे सशक्त पार्टी है एनडीए में। लगभग 7% वोट शेयर बीजेपी के पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते आए हैं और बाकी सारा वोट शेयर बीजेपी की तरफ से ही आता रहा है। और इसी तरह अगर आप कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया गठबंधन में, तो लगभग आधा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का होता है। बाकी आधा अन्य पार्टियां की तरफ से वोट शेयर में कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका बहुत सीधा सा इन्फ्लुएंस है। एनडीए में केवल एक ही पार्टी है, कोई और इनके ज्यादा कोई पार्टनर्स है नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन उधर काफी सारे दल उसमें जुड़े हुए हैं
और हर एक का अपना एक कंट्रीब्यूशन बना हुआ है। अब मैं इन 4 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक, इनका डेटा मैं जल्दी से आपको दिखा दूं, जिससे आप समझ जाएं कि यहाँ पर बीजेपी की कितनी बुरी हार हुई है। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। 2019 में बीजेपी की 62 सीट आई थी, इस बार 33 सीट्स आई हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने पिछली बार इलेक्शन मिलकर लड़ा था। बीएसपी की 10 सीट आई थी, समाजवादी पार्टी की 5 और कांग्रेस की 1। बीएसपी इस बार 0 पर पहुंच गई, कांग्रेस 1 से बढ़कर 6 पर आ गई और सबसे बड़ा गेन समाजवादी पार्टी को हुआ, जो 5 से बढ़कर 37 सीट्स पर पहुंच गई। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अब यूपी में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और बीजेपी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप वोट शेयर अब कंपेयर करेंगे, तो जैसा मैंने कहा बीजेपी का वोट शेयर 8-8.5% से कम हुआ था, तो सबसे ज्यादा गेन इस बार समाजवादी पार्टी को हुआ है। इनका वोट शेयर लगभग 15% बढ़ा है और उधर बीएसपी का वोट शेयर 10% कम हुआ है, कांग्रेस का 3% बढ़ा है। तो नेट रिजल्ट ये है कि बीएसपी का वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बट गया है और बीजेपी का भी जो वोट कम हुआ है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया है। तो पहली चीज तो ये हुई कि बीजेपी और बीएसपी ने जो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी वो टोटली फेल हो गई। उधर कांग्रेस और सपा ने मिलकर जो चुनाव लड़ा, उससे दोनों पार्टीज को फायदा हुआ। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि यूपी में लोगों का गुस्सा बीजेपी सरकार से काफी ज्यादा था। अब चलते हैं महाराष्ट्र पर। 2019 और 2024 के इलेक्शंस आप कंपेयर करिए। बीजेपी की 23 सीट थी 2019 में, घटकर 9 पर आ गई। कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हुआ, एक सीट थी 2019 में 13 हो गई। शिवसेना जब संगठित थी, एक ही पार्टी थी, उनको 18 मिली थी और एनसीपी को पिछली बार 4। इस बार क्योंकि ये पार्टीज बट गई हैं, तो 8 सीट शिवसेना उद्धव एनसीपी शरद पवार को मिली, 9 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिली और जो पुरानी शिवसेना थी वो घटकर 7 पर पहुंची और एनसीपी को केवल 1 सीट मिली। अब अगर आप महाराष्ट्र में वोट शेयर देखेंगे, तो आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बीजेपी का वोट शेयर अगर आप 2019 और 24 को कंपेयर करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहा है। ये कोई खास गिरावट नहीं आई है, 1-1.5% की गिरावट है। कांग्रेस का वोट शेयर भी इंटैक्ट रहा है, यहाँ आधे प्रतिशत के करीब बढ़ोतरी हुई है। जितनी भी उथल-पुथल मची है, वो एनसीपी और शिवसेना के वोट शेयर को लेकर हुई है। ये लगभग 40% वोट शेयर है इन दो पार्टीज का मिला के 2019 में। और इधर भी ये करीब 40-41% है। तो जो कुछ भी गड़बड़ हुई है बीजेपी के लिए, वो केवल इसलिए हुई है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा और एनसीपी को तोड़ा। उसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वो संभले नहीं संभल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र एनसीपी और शिवसेना का कोई भी मंत्री बनाया नहीं गया नई कैबिनेट में। एकनाथ शिंदे नाराज होकर वापस बॉम्बे आ गए हैं और उन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी बयान देने शुरू कर दिए हैं। अब मैं जल्दी से बाकी 2 राज्य भी आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान में पिछले इलेक्शन 2019 में बीजेपी की 24 सीट आई थी और 1 आरएलपी, जो उनका सहयोगी दल था, उसको गई थी। इस बार बीजेपी 24 से गिरकर 14 पर आ गई है। कांग्रेस को 8 सीट मिली हैं, 1 सीपीएम को मिली है, 1 भारतीय आदिवासी पार्टी को और 1 आरएलपी को। अगर आप वोट शेयर यहाँ पे देखेंगे, तो बीजेपी का वोट शेयर 10% राजस्थान में कम हो गया है। ये तब हुआ है जबकि अभी हाल में राजस्थान के इलेक्शंस हुए थे और उसमें बीजेपी जीत गई थी। और कांग्रेस का उधर वोट शेयर लगभग 3%, 3.5% बढ़ा है। तो राजस्थान में भी जिन लोगों ने वो बीजेपी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उन्होंने जाके अन्य पार्टियों को इस बार वोट दे दिया है। सीधा दिखाता है कि वोटर्स की बीजेपी के प्रति नाराजगी राजस्थान में भी बनी हुई है। और लास्ट स्टेट में जो कवर कर रहा हूँ वो है कर्नाटक।
2019 में बीजेपी ने यहाँ स्वीप कर दिया था। 28 में से 25 सीट्स वहाँ बीजेपी जीती थी, 1 कांग्रेस जीती थी, 1 जेडीएस और 1 इंडिपेंडेंट। इस बार बीजेपी की 8 सीट्स कम हुई हैं, 17 सीट्स बीजेपी को मिली हैं। कांग्रेस को उन 8 सीट्स का गेन हुआ है, वो 9 पर पहुंची है और जेडीएस को 2 सीट मिली हैं। और वोटिंग पैटर्न या वोट शेयर सीधा दिखाता है कि कांग्रेस को जो गेन हुआ है 12-13% वोट शेयर का, वो आया है बीजेपी, जेडीएस और अन्य सभी दलों से। स्ट्रेट वोट शिफ्ट हुए हैं बीजेपी के कांग्रेस में। अभी तो मोदी जी और अमित शाह को अपनी केंद्रीय सरकार बचानी है। स्पीकर का चुनाव बाकी है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव बाकी है। अगर ये 2 चुनाव निकल गए तब कहीं जाके सरकार चलेगी। उधर राज्यों में छोटी-छोटी बगावत की खबरें रोज आ रही हैं, तो उस तरफ भी ध्यान अभी इन लोगों का नहीं जा रहा है। और जो बड़े राज्य हैं, जिस तरह की हार वहाँ पर हुई है, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन सवाल ये है कि आगे अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि हरियाणा और शायद बिहार में भी, तो बीजेपी का वहाँ क्या हाल होने जा रहा है। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम मोदी जी तो अब उनका जाना लगभग तय ही हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।